वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग फिजिक्स। इस चैनल में आपको फिजिक्स से रिलेटेड हर किस्म की वीडियोस मिलेंगी। जैसा कि हमारी हिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स की सीरीज जा रही है, जिसमें हमने जो पहला लेक्चर डिस्कस किया था वो ग्रीक पीरियड के ऊपर था। जो यूनानी थे उनके जो फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन थे वो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। उसके बाद हम ले चले थे अपने सेकंड लेक्चर की तरफ, जिसमें हमने जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनकी कंट्रीब्यूशंस और जो चाइनीज साइंटिस्ट थे उनकी कंट्रीब्यूशंस डिस्कस की थी। आज के लेक्चर में हम मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो फिजिक्स के सफ़र में पहले यूनानियों ने हिस्सा डाला, उसके बाद इंडिया वालों ने उसे आगे लेकर गए, उसके बाद चाइनीज साइंटिस्टों ने भी हिस्सा डाला, उसके बाद मुसलमानों ने भी फिजिक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा हिस्सा डाला। अब ये जो फिजिक्स है इसमें जो पहला मुस्लिम साइंटिस्ट था, या मैं ऐसे कहूँ कि जिस मुस्लिम साइंटिस्ट के फिजिक्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन थे वो हम डिस्कस करेंगे। अब जो पहला साइंटिस्ट है हमारा, उसका नाम इब्नुल हीशम था। अब जो मुसलमानों का दौर था वो तकरीबन 7th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक हमारे मुसलमानों का दौर चला है, मुस्लिम पीरियड चला है। मतलब इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन हुई है साइंस में वो मुसलमानों ने की है। अब सबसे जो पहला साइंसदान है उसका नाम इब्नुल हीशम है। इसके नाम से आप वाकिफ होंगे। इसकी जो पैदाइश की तारीख है वो 965 और जो इसकी डेथ की तारीख है वो 1040 है। अब जो इब्नुल हीशम था इसका फिजिक्स के अंदर और काफ़ी सारे दूसरे जो इल्म है उसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन थी। ये एक फिजिसिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, इसके अलावा एक साइंटिस्ट था, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर था, साइकोलॉजिस्ट था और मेडिसिन के ऊपर भी इसका काम था, मतलब कि एक फिजिशियन भी था। अब हम सबसे पहले इसके जो कंट्रीब्यूशन देखेंगे वो ऑप्टिक्स के ऊपर देखेंगे। अब ऑप्टिक्स के ऊपर इसके जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि दूसरी फील्ड्स में इसके इतने कंट्रीब्यूशन नहीं है जितने ऑप्टिक्स के ऊपर इसके कंट्रीब्यूशन है। और इसकी जो ऑप्टिक्स के ऊपर किताब है वो आज भी यूरोप की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है और वहाँ के कोर्सेज में शामिल है। और बेसिक ऑप्टिक्स को समझने के लिए इसकी बुक की काफ़ी ज़्यादा अहमियत है और इसकी बुक को पढ़े बगैर हम बेसिक ऑप्टिक्स को समझ नहीं सकते। अब ऑप्टिक्स के ऊपर जो इसकी बुक थी उसका नाम किताबुल मुनाजिर था। अब किताबुल मुनाजिर में इसने काफ़ी सारे ऑप्टिक्स के लॉज आज से तकरीबन 1000 साल पहले ही सुलझा दिए थे। अब जो ऑप्टिक्स के लॉज हैं उसमें सबसे पहला जो काम इसने किया था वो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन के ऊपर काम किया था। अब इसके वक्त में ये था कि इससे पहले जो साइंटिस्ट थे ग्रीक पीरियड में, दो साइंटिस्टों की मैं बात करूंगा। एक का नाम टालमी था, दूसरा यूक्लिड था। और उनकी थ्योरी एक पढ़ाई जाती थी। उनकी थ्योरी में ये एक्सप्लेनेशन दी जाती थी कि जो हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो क्यों देखते हैं। तो टॉलमी और यूक्लिड की जो थ्योरी है उसमें इस तरह से एक्सप्लेनेशन थी कि हम जो ऑब्जेक्ट देखते हैं वो ऑब्जेक्ट पहले जो लाइट आती है हमारी आंखों में जाती है, फिर उस ऑब्जेक्ट की तरफ लाइट रिफ्लेक्ट होती है, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इससे पहले मतलब इब्नुल हीशम से पहले ये थ्योरी मानी जाती थी। तो इब्नुल हीशम ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि ये थ्योरी जो हम पढ़ाते हैं, जो यूक्लिड ने दी या टॉलमी ने दी, इन दोनों बंदों ने दी, वो गलत है। अब इसने कैसे प्रूव किया? इसने बताया कि ऐसा नहीं है कि लाइट जो है सबसे पहले हमारी जो आंखों में जाए फिर जाकर ऑब्जेक्ट में जाए, तो ये थ्योरी गलत है। इसने बोला जो लाइट है सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है,
कि फिर उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंखों में जाती है, फिर हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो ये पूरा प्रिंसिपल है जो इससे पहले टाल्मी ने दिया था, जो मतलब इसने करेक्शन करके ये दिया कि जो लाइट है सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंखों में पड़ती है, फिर हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। अब उस वक्त के जो माहिर थे उन्होंने पूछा कि आप प्रूव करके दिखाएं, तो इसने जो प्रूव करके दिया उसका प्रूफ बड़ा आसान है। हम अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें नोटिस करते हैं और ये चीज़ें हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम किसी कमरे में खड़े हैं तो जो बाहर चीज़ें हैं, अंधेरा है, तो वहाँ से जो लाइट अगर हमारी आँखों में डायरेक्ट पड़े, तो अगर अंधेरे में हमारी आँखों में डायरेक्ट लाइट पड़े तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, क्योंकि जो लाइट का प्रिंसिपल है पहले उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जो कि ये करेक्शन की थी इब्न हिशम ने आज से 1000 साल पहले, मतलब 1000 साल पहले इसने ये चीज़ें डिस्कवर कर ली थी। और उसके बाद जो इसकी दूसरी कंट्रीब्यूशन थे लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एलिमेंट्री फिजिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इनको बगैर पढ़ाए हुए हम तो ऑप्टिक्स तो पढ़ा ही नहीं सकते। ऑप्टिक्स का जो बुनियाद है वो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन के ऊपर है। अगर इनको ना पढ़ाया जाए तो ऑप्टिक्स को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो ऑप्टिक्स की बुनियाद है वो लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन को माना जाता है। इनके अलावा मतलब जो ऑप्टिक्स का कोई बुनियाद नहीं है, मतलब हमारी जो पूरी ऑप्टिक्स है फिजिक्स की ब्रांच वो खत्म हो जाएगी इनके बगैर। तो ये दो लॉज हैं, लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों इसने दिए थे, इब्न हिशम ने दिए थे, इसीलिए ही हम इसे फाउंडर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स बोलते हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो इसी वजह से ही हम इसे फाउंडर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स बोलते हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स बनती ही इधर से। उसके बाद जो दूसरी कंट्रीब्यूशन थी इब्न हिशम की, वो फिजिक्स की उस ब्रांच के ऊपर थी जिसको न्यूटन ने भी स्टडी किया था। हम पढ़ते हैं कि गैलीलियो ने भी स्टडी किया था। इसके अलावा पीछे जो साइंसदान है हमारे ग्रीक पीरियड में, एरिस्टोटल है, टाल्मी है, इन्होंने भी स्टडी किया था, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। अब जो मैकेनिक्स के ऊपर इसका जो काम था वो काम ये था कि इसने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी किया था। आज हम अपनी जो एलिमेंट्री फिजिक्स है उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ाते हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल मोशन होती है। हमारे पास दो किस्म की मोशन होती है, एक 1 डायमेंशनल मोशन कि जिसमें एक ही एक्सिस में मूव करें, और दूसरी होती है 2 डायमेंशनल मोशन जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसकी ही एक डिस्कवरी है, इसकी ही दी हुई है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल सबसे पहले इसने डिस्कवरी की। सही। अब उसके बाद जो दूसरा जो है फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। फॉर्मेट एक साइंटिस्ट है जिसका प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। अब ये लाइट के ऊपर है, क्योंकि इसका पहला काम ऑप्टिक्स और लाइट के ऊपर था, तो इसने ये प्रिंसिपल दिया था कि जो फॉर्मेट प्रिंसिपल है हम आज की किताबों में पढ़ते हैं कि लाइट वो रास्ता तय करती है जहां से उससे बिल्कुल कम वक्त लगे, मतलब जहां से वो आसानी से चली जाए। मतलब एक पॉइंट से उसे वो रास्ता अख्तियार करना होगा जिस रास्ते से वो आसानी से चली जाए और उसे वक्त लीस्ट लगे। मतलब सपोज कि हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, काफ़ी सारे रास्ते हैं, तो लाइट वो करेगी तय जिसमें से हमें लीस्ट टाइम लगे, उसे बोलते हैं फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। तो ये आज से 1000 साल पहले जो इब्न हिशम है इसने ये डिस्कवर कर लिया था। मतलब हम समझते हैं कि ये जो यूरोप वालों की डिस्कवरी है, बट ऐसा नहीं है। ये जो प्रिंसिपल है जो इब्न हिशम ने आज से काफ़ी 1000 साल पहले इसने वो डिस्कवर कर लिया था कि जो फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम है वो क्या है, वो मतलब डिस्कवर कर लिया। बट इससे उसकी कंट्रीब्यूशन का अवार्ड नहीं मिला किसी वजह से,
बट इसे हम फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट टाइम बोलते हैं। हालांकि इसे ऐसा बोलना चाहिए कि इब्न हिशम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। उसके बाद जो इसकी दूसरी मतलब तीसरी कंट्रीब्यूशन जो थी वो फिजिक्स के ऊपर नहीं थी, वो मैथमेटिक्स के ऊपर थी। फिजिक्स और मैथमेटिक्स काफी रिलेटेड टर्म्स हैं, तो मैथमेटिक्स में इसने फील्ड ऑफ ज्योमेट्री के ऊपर काम किया था। मतलब जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनकी एरियाज और वॉल्यूम्स इसने मालूम किए थे। मतलब डिफरेंट किस्म के हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स, जैसे क्यूब है, हमारे पास क्यूब है, इस तरह से कोन है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो इन सब की जो एरियाज आज की हम मैथमेटिक्स में मालूम करते हैं, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं, वो भी इसकी कंट्रीब्यूशन है, इब्न हिशम की कंट्रीब्यूशन है। सही। अब उसके बाद जो मैथमेटिक्स में इसका दूसरा काम वो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर था। मतलब इसने ट्रिग्नोमेट्री की भी बुनियाद दी थी। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, इसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसकी भी स्टडी इसने का 1000 साल पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज दे दिए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिए थे। तो मतलब इसने उसके ऊपर भी काम किया था। अलजेब्रा के ऊपर भी, जो एलिमेंट्री अलजेब्रा हम पढ़ाते हैं अपनी मतलब जो छोटी क्लास है, तो उसके ऊपर भी इसका काम था, इसका मतलब काम था। सही। उसके बाद जो इसका जो फोर्थ नंबर इसकी जो कंट्रीब्यूशंस है वो फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है। याद रहे, फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी का फिजिक्स के साथ एक गहरा ताल्लुक है। हालांकि मैं ऐसे बोलूं कि जो एस्ट्रोनॉमी है वो है ही फिजिक्स की ब्रांच। अब एस्ट्रोनॉमी मतलब आप ऐसे इंग्लिश कर सकते हैं कि ये फिजिक्स की टर्म में आएगा, और जो मैकेनिक्स है वो भी फिजिक्स की टर्म में आता है। इस तरह से मॉडर्न ऑप्टिक्स है, ये भी फिजिक्स की ब्रांचों में आता है। तो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर इसने काम किया था। अब इसका जो पहला काम एस्ट्रोनॉमी के ऊपर था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो पहला काम इसका एस्ट्रोनॉमी के ऊपर था वो पोजीशंस ऑफ दी डिफरेंट स्टार्स। काफी सारे सितारे होते हैं आसमान में, काफी सारे सितारे, तो उनकी पोजीशन कैसे मेजर की जाती है वो टेक्निक भी इब्न हिशम ने आज से 1000 साल पहले मतलब दे दी थी। और दूसरी बात, एक किताब भी लिखी थी इसने, अपनी किताब में एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी लिखा था। अब उसमें क्या था, डाउट्स कंसर्निंग टालमी। टालमी याद रहे कि एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बहुत बेहतरीन काम था। मतलब उसका काफी ज्यादा काम एस्ट्रोनॉमी के ऊपर था, कि जैसे कि मैं आपको बता दूं हीलियोसेंट्रिक मॉडल, इस तरह के काफी सारे जो नॉन वर्क थे उसके, वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थे। तो इसने उसकी कुछ डाउट सुलझाए, मतलब उसकी कुछ गलतियां थी जिसे इसने करेक्शन की। मतलब इसने क्या किए, उसे करेक्शन की। मतलब ग्रीक्स के काम को मुसलमानों ने इम्प्रूवमेंट की, मतलब उसे इम्प्रूव किया और आगे बढ़ाया। उसके बाद जो ये इसका अहम काम था वो साइंटिफिक मेथड के ऊपर था। अब साइंटिफिक मेथड कि हर साइंसदान को लाजमी है कि कोई ना कोई मेथड होना चाहिए जिसे वो फॉलो करे, एज ए साइंटिस्ट, एज ए फिजिशिस्ट, एज ए मतलब कोई बायोलॉजिस्ट, एज ए जूलॉजिस्ट, और कोई भी मतलब आप साइंटिस्ट ले लें तो उसको एक मेथड रिक्वायर होता है। हम उसे मेथड पढ़ाते हैं, साइंटिफिक मेथड होता है। तो उस मेथड को बनाने वाला भी बंदा ये इब्न हिशम था। मतलब जो ये मेथड है, साइंटिफिक मेथड हम आज तक है, जिसमें हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद फिर हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर रिजल्ट होता है। मतलब एक मेथड होता है जिसे फॉलो करना होता है। तो वो भी इब्न हिशम ने आज से 1000 साल पहले हमारे लिए बना दिया था। उसके बाद जो इसका काम था वो साइकोलॉजी के ऊपर था। साइकोलॉजी आपको पता है ये भी एक साइंस है। साइकोलॉजी के ऊपर इसका जो अहम काम था वो सेंसेस एंड ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, कि जो इंसानी दिमाग है उसके जो डिफरेंट सेंसेस होते हैं, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, उनके साथ क्या कनेक्शंस हैं, वो कनेक्शंस
इसने आज से 1000 साल पहले दे दिए थे, मतलब बेसिक साइकोलॉजी भी इसने बता दी थी। उसके बाद मेडिसिन के ऊपर भी इसके काफ़ी सारे काम थे, इसने डिफरेंट टेक्निक से। इब्न हिशम के बाद तो वो जो दूसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था याकूब बिन इसहाक अल-कंदी। अब याकूब बिन इसहाक अल-कंदी के भी फिजिक्स के ऊपर और साइंस के दूसरी मज़ामीन के ऊपर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन थे। अब जो फिजिक्स के ऊपर कंट्रीब्यूशन थे उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले इसकी जो तारीख़ पैदाइश और जो तारीख है डेथ की वो भी देखें। तो इसकी जो पैदाइश हुई थी वो 800 में हुई थी। बसरा ये एक शहर है, वहाँ पर इसकी मतलब पैदाइश हुई थी। उसके बाद जो इसकी जो डेथ हुई थी वो भी उधर ही हुई थी। अब इसके जो कंट्रीब्यूशंस हैं फिजिक्स के अंदर, तो उन कंट्रीब्यूशन पर हम रोशनी डालेंगे। तो फिजिक्स के ऊपर जो इसकी कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहला जो इसका कंट्रीब्यूशन था वो नेचर ऑफ द लाइट के ऊपर था। तो नेचर ऑफ द लाइट जो है, नेचर ऑफ द लाइट मतलब लाइट की जो नेचर है वो इसने डिस्कस की थी। इससे पहले लाइट के ऊपर काम मतलब जो किए थे इब्न हिशम ने किए थे। ये इब्न हिशम से भी मतलब पहले का बंदा था, मतलब इब्न हिशम इसके बाद में आया था। हमने थोड़ी मतलब इसकी तरतीब आगे पीछे कर दी है, बट इसकी कंट्रीब्यूशंस क्या है, इसकी नेचर ऑफ द लाइट के ऊपर भी क्या है कंट्रीब्यूशन थे। उसके बाद नेचर ऑफ द लाइट मतलब लाइट की नेचर बताई थी कि लाइट क्या है। लाइट इसने बताया था कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। जिस तरह से हमारे पास दूसरी एनर्जीज होती हैं, इस तरह से लाइट भी एक एनर्जी है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। अब कलर्स के ऊपर काम किया था। अब कलर्स के ऊपर क्या काम था कि हम कलर्स को कैसे देखते हैं, तो कलर्स के देखने के ऊपर भी इसका काम था। इसने ये बताया था कि हर कलर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसी फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सपोज करें हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कलर सपोज करें ये क्या है, ब्लू कलर है, तो हम इधर ऑब्जर्व करते हैं, हम ये क्या करते हैं इधर ऑब्जर्व करते हैं, तो इधर से वो लाइट इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, वाइट लाइट पड़ेगी, तो इससे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, बैक रिफ्लेक्ट होगी। अब वही लाइट के रे रिफ्लेक्ट होंगे जो मतलब ब्लू कलर के होंगे, मतलब ये जो ब्लू कलर है वो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा जो बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको ये क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तभी हम ब्लू कलर देंगे। इस तरह से जो 7 कलर हैं वो इस तरह से हम देखते हैं। ऐसे एक्सप्लेनेशन थी अल-कंदी की। अब उसके बाद जो इसका काम था वो कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन दिया था कि रिफ्रैक्शन कैसे होती है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में, एलिमेंट्री फिजिक्स में टॉपिक है, उसके बाद में भी है। तो जो रिफ्रैक्शन है वो क्या होती है कि जब भी लाइट किसी भी, इधर बना लेते हैं पिक्चर, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आए, इंटर हो, तो उसकी रे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, मतलब उसकी एंगल क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस जो फिनोमेना है इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज करें कि ये हमारे पास एयर है और ये हमारे पास वाटर है, पानी। तो एयर में से जैसे वाटर में लाइट आएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये जो एक्सप्लेनेशन सबसे पहले अल-कंदी ने दी थी। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लेंसेज, मतलब इसके वक्त में लेंसेज भी इसने डिस्कवर कर लिए थे। आज हमें पता है कि 6 टाइप ऑफ द लेंसेज होते हैं। इसमें हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसके अलावा कॉनकेव लेंस है। अब उनको मिक्स करके बाकी हम टाइप्स बनाते हैं। तो वो इसके दौर से चलती आ रही है। अल-कंदी ने उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई लेंस है, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि ये लेंस है, तो इसमें क्या होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। और लाइट की जो रे
इधर से आएगी, सपोज करें इस तरह से, और जैसे लाइट जाती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और जो लाइट की रे इधर से आएगी तो मतलब उसकी पैरेलल आएगी तो वो यहाँ से फोकस में से क्या होगी, पास होगी। ये क्या है, प्रॉपर्टी है जो हम ऑप्टिक्स में आपको पढ़ाएंगे। ये इस तरह की प्रॉपर्टीज अलकनंदी ने हमें बताई थी कि जो लाइट की रेस हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं लेंस से जब वो पास होती है डिफरेंट पोजीशन से, तो ये प्रॉपर्टीज सबसे पहले अलकनंदी ने डिस्कस की थी। इसके बाद जो इसके कंट्रीब्यूशन थे वो फिजिक्स के अलावा इसके मैथमेटिक्स के ऊपर भी काम था। जो मैथमेटिक्स है उसमें इसके कौन से कंट्रीब्यूशन थे, तो इसने एक काम किया था मैथमेटिक्स के ऊपर कि जो इंडियन न्यूमरल्स हैं उन्हें कन्वर्ट किया था अरबिक में। मतलब जो नंबर्स हमारे पास थे इंडियन के नंबर्स, उन नंबर्स को इसने कन्वर्ट किया अरबिक नंबर्स में, और ये कंट्रीब्यूशन इनके लिए काफ़ी मतलब अहमियत रखती है, क्योंकि अगर ये कंट्रीब्यूशन नहीं की होती तो बाकी जो साइंटिस्ट थे, बाकी जो मैथमेटिशियन थे, उनको नंबर अंडरस्टैंड करने में काफ़ी मसला होता है, क्योंकि जो इंडियन नंबर्स हैं वो जो अरबिक नंबर्स हैं उनमें से काफ़ी डिफरेंट है। अब उसके बाद इसका जो दूसरा काम मतलब तीसरा काम था वो फिलॉसफी के ऊपर था। मतलब इसने मेटाफिजिक्स डेवलप की थी, इथिक्स के ऊपर काम किया था, लॉजिक के ऊपर काम किया था। ये 3 टॉपिक्स फिलॉसफी के हैं जिसके ऊपर इसके कंट्रीब्यूशन थे। और उसके बाद जो है मेडिसिन के ऊपर भी काम था। मेडिसिन में इसने कौन कौन सी चीज डिस्कवर की थी, मतलब नंबर 1 जो था इसने प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स बताई थी कि डिफरेंट किस्म की जो ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन, उनको उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनकी क्या क्या खुसूसियतें हैं कि उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो इसने हमें अलकनंदी ने बताया था। और उसके बाद डाइट एंड एक्सरसाइज के बारे में बताया था कि आप कैसे डाइट मेंटेन करें और कैसे एक्सरसाइज करें जिस तरह से आपकी फिटनेस हो सके, तो फिटनेस के ऊपर भी इसका काम था। उसके बाद जो इसका जो 4th काम था, 5th काम बोलो, तो वो क्या था, म्यूजिक के ऊपर था। तो म्यूजिक के ऊपर जो इसका काम था आप उसे ऐसे कंसिडर करें कि ये फिजिक्स के दायरे में आता है। तो मतलब आप बोल दें कि साउंड जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, तो ये म्यूजिक के ऊपर इसका जो काम था वो फिजिक्स के दायरे में आता है। तो जो म्यूजिक के ऊपर इसने काम किया था, नंबर 1 जो काम किया था, इसने मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स बनाए थे म्यूजिक हार्मनी के, कि हमारे पास डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर किसी इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी वाइब्रेशंस बनती हैं, तो उनकी जो इक्वेशंस हैं मैथमेटिकली वो कैसे डेवलप की जाए, वो अलकनंदी ने अपनी मैथमेटिकल मतलब जो माइंड है उसका, उसके हिसाब से उसने वो चीज़ें बताई कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या है। मतलब इससे पहले ये पता नहीं था कि हम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू, तो इसने बताया था। उसके बाद जो न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी डेवलप किया था अपने वक्त में, जिसे हम ल्यूट ऑफ मुस्लिम्स बोलते हैं। ल्यूट ऑफ मुस्लिम्स भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूजिक के ऊपर, मतलब इसका जो इंटरेस्ट था वो म्यूजिक के ऊपर भी था, तो इसने एक किस्म का अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया और उसे ल्यूट ऑफ द मुस्लिम्स बोल दिया। उसके बाद म्यूजिकल जो नोट्स हैं उसे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी रिप्रेजेंट किया, कि देखिए हमारे पास डिफरेंट म्यूजिकल चीज़ें हैं। इससे पहले जो म्यूजिक थी उसे लिखा जाता था इसके वक्त से पहले, उसके बाद इसने क्या किया कि आप म्यूजिक को भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। जैसे हमारे पास कोई साउंड है तो उसे हम अगर इस तरह से वेव बनाकर रिप्रेजेंट करें, तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ याकूब इब्ने इस्हाक अलकंदी की है, जो म्यूजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज। जैसे हमारे पास नॉइज होते हैं तो उसमें कैसे करते हैं, नॉइज को इस तरह से, मतलब इस तरह से क्या होती है, उनकी वेव में मतलब क्या होती है, अप एंड डाउन होते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी याकूब बिन इस्हाक अलकंदी। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन इसके थे वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थे।
एस्ट्रोनॉमी भी याद रहे, मैंने आपको बताया है कि एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अगर आप ब्रांच कंसिडर करते हैं तो भी सही है, अगर आप उसके रिलेटेड करें फिर भी सही है, क्योंकि ज़्यादातर पर फिजिक्स से रिलेटेड होती है। तो एस्ट्रोनॉमी में इसने मोशन ऑफ द प्लैनेट्स बताई, मतलब मोशन का कंसेप्ट दिया। आप देखें मोशन ऑफ द प्लैनेट्स जो है इससे पहले ग्रीक ने भी डिफाइन की थी, और इसने भी मोशन ऑफ द प्लैनेट्स के ऊपर काम किया था कि प्लैनेट्स किस तरह से मोशन करते हैं स्पेस के अंदर, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, तो वो भी इसने बताया था। उसके अलावा मेथड बनाया था कि पोजीशन ऑफ द स्टार्स हम कैसे लोकेट करें, तो इस तरह का मेथड भी इसने अपने वक्त में इजाद किया था, जिसकी मदद से हम पोजीशन ऑफ द स्टार कर सकते हैं। और उसके अलावा जो लास्ट वर्क था इसका, उसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर था। इसका जो ज़्यादा वर्क था वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर था। इसने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज ऑफ लेंसेज हैं, तो उसमें पूरी ज्योमेट्री इस्तेमाल होती है कि लेंसेज के अंदर हम जो ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हैं वो पूरी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लेंसेज के ऊपर होती है। या इस तरह से हमारे पास जो मिरर्स हैं उनके ऊपर जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं, उनके ऊपर जो होती हैं वो पूरी हमारी क्या है, ज्योमेट्री ऑफ ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। तो इसका जो इसने ऐसी डायग्राम्स बनाई जिसकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल मटेरियल। और मज़ीद वीडियोस के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा सफ़र आगे तक कंटिन्यू रहेगा। अभी तक हमने 2 साइंसदान डिस्कस कर दिए थे, अब मुस्लिम्स की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, इसी वजह से हम बाकी जो साइंसदान हैं उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।